Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। MPPSC होने वाला है, 17 दिसंबर की डेट आ चुकी है। ऐसे में राउज अकेडमी लेकर आया है MPPSC प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़, ना केवल ऑनलाइन मोड पर बट ऑफलाइन मोड पर भी ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारे इंस्टीट्यूट राउज अकेडमी भोपाल में आकर विजिट कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट, या आप कहीं दूर बैठे हैं, आप वर्किंग हैं, आप प्रोफेशनल हैं और आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, तो आप हमारे पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ को ऑनलाइन मोड पर भी परचेज कर सकते हैं। 25 टेस्ट इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जो आपको आने वाले PSC के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देंगे। सो टू नो मोर अबाउट दिस टेस्ट सीरीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर बिलो, या साथ ही आप नीचे दिए गए QR कोड पर जाकर हमारी ऐप को परचेज कर सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं आज किन आर्टिकल्स को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंडिया कनाडा रिलेशंस को। आप देख रहे हैं लगातार न्यूज़ में चला आ रहा है, बहुत सारे इशू है खालिस्तान को लेकर। दूसरा हम बात करेंगे कावेरी वाटर मैनेजमेंट के बारे में। साथ ही हम देखेंगे एक बहुत अच्छा आर्टिकल फैसिलिटेटिंग डिग्री विद इन अ डिग्री। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो एक रिसेंटली एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड कर रहे थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे WHO ने रिलीज़ कर दी है इट्स फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन हाई BP, और साथ ही हम बात करेंगे अजरबैजान अर्मेनिया डिस्प्यूट इन नागराउन काराबाख। चलिए तो सबसे पहले हम आज आर्टिकल की शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज़ के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज़ करी है अपनी पहली ग्लोबल रिपोर्ट ऑन दी हाई ब्लड प्रेशर। ओके, और यहाँ पर पता चला है कि प्रत्येक 5 में से 4 लोग आज की डेट में आपको हाइपरटेंशन से सरवाइव करते हुए नज़र आ जाएंगे। ये इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा आपको देखने के लिए मिलेगा। इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि ये जो कवरेज है हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट का, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 76 मिलियन डेथ इससे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी 2023 और 2050 के बीच में, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। अगर हम इस पूरी रिपोर्ट में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हाइपरटेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि ना केवल आपको इससे डेथ देखने मिलेंगी बट इंडिया में आपको इससे डिसेबिलिटीज़ भी देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही अगर हम आगे बात करें तो इंडिया में देखिए, जो लेस देन 1/4 ऑफ हाइपर टेंसिव पेशेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में देखने मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम 2019-20 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे जो हाइपरटेंशन है वो पुरुषों में 24% और विमेंस में, महिलाओं में आपको 21% देखने के लिए मिलेगा। और ये जो रिपोर्ट है ये यहाँ तक इंडिकेट कर रही है कि पिछले सालों के मुकाबले में जो आगे आने वाले साल हैं यहाँ पर आपको ज़्यादा इंक्रीज़ देखने के लिए मिलेगा। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया रन कर रहा है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोग्राम अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, जो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ये तो रही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात। अगर हम वर्ल्ड या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हाइपरटेंशन 3 में से 1 एडल्ट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। हाइपरटेंशन की वजह से आपको स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी डैमेज यानी डेथ देखने के लिए भी मिल रही है। इनफैक्ट अगर हम इस नंबर के बारे में यहाँ पर बात करें तो ये जो नंबर है हाइपरटेंशन का, ये यहाँ पर डबल हो गया है 650 मिलियन से 1.3 मिलियन बिटवीन 1990 एंड 2090। दैट मीन्स अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें तो आधे से ज़्यादा लोग हाइपरटेंशन की कंडीशन से अनअवेयर आपको देखने मिलेंगे। इसमें से भी 3/4 से ज़्यादा जो एडल्ट हैं वो लो या मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं WHO के द्वारा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ स्टाइल चेंज, योगा जैसी हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना, टबैको, कैफीन जैसी चीज़ों का कम से कम यूज़ करना, फिजिकल एक्टिविटीज़
एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करने में आपको लोअर ब्लड प्रेशर या आपका जो हायर ब्लड प्रेशर है वो कम देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट मेडिकेशन कंट्रोल भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है अर्ली डिटेक्शन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये भी यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी हाइपरटेंशन कि आखिर ये होता क्या है। चलिए, हाइपरटेंशन या जिसे आप यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, यही इसको ही आप हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की कंडीशन बोल देते हैं। ये बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन होती है जहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो आर्टरीज़ में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ओके, सो बेसिकली इसको इस तरीके से समझिए, जो ब्लड प्रेशर है ये यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द बॉडीज आर्टरीज, the major blood vessels in the body, and the hypertension is when the blood pressure is very high. सो बेसिकली इसको डिफाइन कर दिया जाता है, इसको मेजर करने के लिए मिलीमीटर ऑफ मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और यहाँ पर इसको दो तरीके से डिनोट करते हैं। कैसे? एक तो आपको सिस्टोलिक प्रेशर और एक डिस्टोलिक प्रेशर देखने के लिए मिल जाएगा। जब हम सिस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं तो जो हायर नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर व्हेन द हार्ट बीट्स एंड द पंप्स ब्लड इनटू द आर्टरीज। वहीं जो डिस्टोलिक प्रेशर होता है ये लोअर नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर व्हेन द हार्ट इज एट रेस्ट बिटवीन द बीट्स। सो आप कई बार देखते होंगे कि आपको यहाँ पर हाइपरटेंशन के लिए या किसी का जो बीपी होता है, इन जनरल आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल बीपी को आप कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल 140/90 आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया फॉर एग्जांपल। हायर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा mmHg विच इज़ दी मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो हायर नंबर जब भी आप देखेंगे, सो ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है, व्हेन द हार्ट बीट्स एंड द पंप्स ब्लड इनटू द आर्टरीज, एंड द लोअर नंबर डिनोट्स व्हेन द हार्ट इज एट द रेस्ट की कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूजुअली 120/80 mmHg आपको देखने मिल जाएगा। वहीं अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो ये कंसिस्टेंटली आपको 130/80 mmHg, या अगर हम अभी WHO की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो 140/90 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हाइपरटेंशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां जैसे हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक, किडनी डिसीज़, विजन प्रॉब्लम भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। और इसी की वजह से हाइपरटेंशन को यूजुअली एक नाम दे दिया जाता है विच इज़ द साइलेंट किलर। ओके, इसी के साथ आप इंडिया का एक इनिशिएटिव है विच इज़ द इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव IHCI, इसके बारे में भी याद रखेंगे। 20 अगस्त 14, 2021 को यहाँ पर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था ताकि इंडिया में जो हाइपरटेंशन है या हाइपरटेंशन के जो केसेस हैं इनको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। ओके, आई एम सॉरी, no, the program is being launched into 2017. Please correct the data, I have missed it. Okay, so 2017 में इसे यहाँ पर लॉन्च किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। अगेन एक ऑन गोइंग टॉपिक है, इंटरनेशनल इशू है। अज़रबैजान ने लॉन्च कर दिया है काराबाग में एक ऑपरेशन और डिसाइड किया है कि भाई अंत तक यहाँ लड़ाई चलती रहेगी। सितंबर 19 की अगर हम बात करें तो अज़रबैजान ने लॉन्च कर दिया है एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन दी नागरोन काराबाग रीजन। ओके, यहाँ पर इस रीजन में आपको लगातार टेंशन देखने के लिए मिलेगी। कंसर्न्स यहाँ पर राइज हो रहे हैं बिकॉज दिस कुड लीड टू द रीअजम्पशन ऑफ फुल स्केल हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन अज़रबैजान एंड आर्मेनिया, जो कि पहले भी 2020 में 6 हफ्ते की एक लंबी वॉर में इन्वॉल्व आपको होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो नागरोना काराबाग, जो कि दिस इज़ द रीजन, नागरोना काराबाग पहले भी एक डिस्प्यूटेड रीजन रहा है। बेसिकली इट हैड अंडर एथनिक अर्मेनिया कंट्रोल सिंस द एंड ऑफ द सेपरेटिस्ट वॉर इन 1949 1994, नॉट 1949, 1994। हालांकि अज़रबैजान यहाँ पर रीगेन्ड करेगा टेरिटरीज इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ नागरोना काराबाग ड्यूरिंग द 2026 वीक वॉर।
अब ऐसे में हुआ क्या, जो रशिया की पीस कीपिंग फोर्स थी इसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया इस रीजन में अंडर द आर्मिमिस्टिक एग्रीमेंट, लेकिन टेंशन यहाँ पर परसिस्टेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कंडीशन ये हुई कि अज़रबाईजान ने अक्यूज़ कर दिया आर्मेनिया को कि भाई ये यहाँ पर वेपन्स को स्मगल कर रहा है नागरोना काराबाख रीजन में, जिसकी वजह से रोड कनेक्शंस जो नागरोना काराबाख के हैं जो आर्मेनिया तक ले जाते हैं उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया। और इसी के देखते हुए यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में फूड और मेडिसिन शॉर्टेज भी हो गई। रिसेंट जो टेंशन है इसमें आप देखेंगे आर्मेनिया ने स्ट्रेंड कर दिए अपने रिलेशनशिप विद रशिया और ट्रेडिशनल अलाई ओवर द इशू सच एज रशिया पीस कीपिंग रोल एंड मिलिट्री एक्सरसाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू सी दिस पर्टिकुलर इमेज। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको अज़रबाईजान दिखाई दे रहा है, ये है आर्मेनिया एंड दिस इज़ द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ नागरोना काराबाख। देखिए अगर हम इम्पीरियल हिस्ट्री की बात करें तो नागरोना काराबाख की बहुत कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट एम्पायर्स पावर इंक्लूडिंग प्रशिया, रशिया, ऑटोमन एम्पायर सभी देखने के लिए मिलेंगे। अर्लियर 20th सेंचुरी की बात करें तो ये ट्रांस कॉकेशियन डेमोक्रेटिक फेडरेटिव रिपब्लिक का पार्ट रहा। 1923 में अगर हम बात करें तो जोसेफ स्टॉलिन, चलिए लेट मी ऑल्सो ओके सो 1923 में जोसेफ स्टालिन, जिनको आप सभी जानते हैं वेरी फेमस सोवियत यूनियन लीडर, ये ट्रांसफ़र करेंगे नागरोना काराबाख को फ्रॉम सोवियत आर्मेनिया टू दी सोवियत अज़रबाईजान। ओके अब कहाँ से कहाँ चला गया अज़रबाईजान, वापस देख लीजिए कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने, ये पूरा सोवियत का क्षेत्र है राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको उठा के नागरोना काराबाख को सोवियत आर्मेनिया से इन्होंने उठाया और ये कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इन दी सोवियत अज़रबाईजान, जो कि एक ऑटोनोमस रीजन था विद इन दी अज़रबाईजान। और इस डिसीजन की वजह से ही आपको भविष्य के डिस्प्यूट्स देखने के लिए मिलेंगे। एज द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, हम सभी को पता है अर्ली 90s में इसका इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे में जो एथनिक टेंशन थी आर्मेनिया और अज़रबाईजान के बीच में वो नागरोना काराबाख को लेकर लगातार बढ़ती गई। इसी में देखते हुए कुछ लगातार इश्यूज हमें देखने मिले, जिसमें सबसे पहली घटना आपको देखने मिलेगी 1988 और 94 का वॉर। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्केल अप हो गया। 88 में एक सिग्निफिकेंट कैजुअलिटी आपको देखने मिली, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट देखने मिला, लेकिन वॉर को 1994 में ऑफिशियली बंद कर दिया गया। एक सीज फायर यहाँ पर हुआ और इसको ब्रोकर करने का काम अगेन किसने किया, द न्यूली फॉर्म्ड रशिया ने। बट अभी भी जो एक एथनिक क्लैशेस थे वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद एक स्टेटस को यहाँ पर दे दिया गया नागरोना काराबाख को और 7 सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट को, जिनको यहाँ पर कंट्रोल दे दिया गया विच फेल अंडर द कंट्रोल ऑफ एथनिक आर्मेनिया फोर्सेस, और यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया डी फैक्टो इंडिपेंडेंट एंटिटी रिपब्लिक ऑफ आर्ताश्क which remains unorganized by the international communities obviously। अब यहाँ पर ये जो एरिया है इसको गवर्न किया जा रहा था अज़रबाईजान के द्वारा तब से, लेकिन जो यहाँ पर टेंशन है ये लगातार आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। सीज़ फायर के बाद भी पीरियोडिक क्लैशेस आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में यहाँ पर लड़ाई आपको देखने मिलेगी। और जैसे ही टेरिटरी की बात आ जाती है, आपको पता है टेरिटोरियल क्लेम के लिए हमेशा लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, और इसी को देखते हुए आर्मेनिया ने क्लेम कर दिया कि नागरोना काराबाख उसकी टेरिटरी का पार्ट है। वहीं अज़रबाईजान का बोलना है कि भाई उसकी पूरी सॉवरेनिटी ही इस पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर है और बहुत टाइम से वो इस नागरोना काराबाख और आसपास के रीजन को यहाँ पर मेंटेन करता आ रहा है। इसी को देखते हुए बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिएशंस भी लिए गए। इसके लिए सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप यहाँ पर बिठाया गया। मिन्स्क ग्रुप यहाँ पर पहुँचा, जिसको रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पर चेयर किया ताकि यहाँ पर नेगोशिएशन और मीडिएशन हो सके। हालांकि कोई कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट अभी तक यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला, एंड इन नियर फ्यूचर वी हैव टू सी कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा। चलिए बात करते हैं एक ऑन गोइंग इशू की। बात की जा रही है यहाँ पे इंडिया और कनाडा के रिलेशन की। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एलिगेट किया है इंडिया को कि भाई उन्होंने कनाडा के एक सिटीज़न जो कि एक खालिस्तानी लीडर भी हैं, हरदीप सिंह निज्जर, इनको यहाँ
पर जून में जब इनकी डेथ हुई, इनके असैसिनेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। और इसी एलिगेशन को देखते हुए यहाँ पर डिप्लोमेट्स को फायर करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अटेंशन आपको देखने मिलेगी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, जो कि यहाँ पर एक इंटेलिजेंस शेयर करते हैं विद कनाडा अंडर द फाइव आइज एग्रीमेंट। ओके, और यही फाइव आइज एग्रीमेंट के चलते ट्रूडो ने एक्यूज़ किया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से इन्वॉल्व है निज्जर की किलिंग में। उनके पास इसको लेकर बहुत सारे सबूत भी हैं कि इंडिया और स्पेशली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इसमें रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। इन रिस्पॉन्स टू दिस कैनाडाज एक्सपल्शन ऑफ एन इंडियन डिप्लोमेट, इंडिया ने क्या कर दिया, समन कर दिया कैनेडियन हाई कमिश्नर और एक्सपेल कर दिया कनाडाज इंटेलिजेंस स्टेशन चीफ। और इसी में आपको टिट फॉर टैट का रिजल्ट लगातार देखने के लिए मिला, जहां दोनों कंट्रीज़ ने डिप्लोमेट्स को हटाना चालू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो मेन कंडीशन है वो हमें समझना होगा कि आखिर ये 5i है क्या जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। 5i की बात करें तो एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें आपको 5 अंग्रेज़ी बोलने वाली कंट्रीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, विच मीन्स यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलके एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जहाँ पर ये कोऑपरेटली इंटेलिजेंस मैटर को शेयर करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर डेटा को शेयर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और आपस में शेयर किया जाता है। बेसिकली जो इस अलायंस का ओरिजिनेशन है ये हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखने मिला, ताकि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको ईजी किया जा सके और यहाँ पर इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को कोलैबोरेटिवली एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुँचाया जा सके। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हमेशा कावेरी वाटर डिस्प्यूट आपको न्यूज़ में देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए इस साल जिस तरीके का साउथ वेस्ट मानसून आपको देखने के लिए मिला है, जिस तरीके के आउटकम्स हमें मानसून के यहाँ पर देखने मिले हैं, ऐसे में जो वाटर स्कैरसिटी है इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में जो वाटर कैचमेंट एरिया है कावेरी रिवर के आसपास, स्पेशली इन दी कर्नाटका एंड केरला, इसको लेकर कुछ कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं। जो आइडिया है वो ये था कि यहाँ पर एक डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला क्रिएट किया जाए कावेरी रिवर डिस्प्यूट को लेकर, जो कि लगातार चर्चा में आपको देखने मिल रहा है सिंस 1991। पास्ट अटैम्प्ट और करंट सिचुएशन की बात करें तो एक सीरियस एफर्ट यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, ताकि डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला जिसको 2002 और 3 में भी बनाया गया था, वो पुअर मॉनसून की वजह से एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच चुका था। रिसेंटली तमिलनाडु और कर्नाटका ने यहाँ पर जो कावेरी नदी का पानी है, ठीक है, और जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके सामने भाई इस फॉर्मूला को रखने के बारे में कि मॉनसून कंडीशन के कारण किस तरीके से शेयर होंगी, क्या कंडीशन हमें देखने मिलेगी, उसके लिए कोई एक स्टेटस दिया जाए। इस ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रो रेटा शेयरिंग ड्यूरिंग द डिस्ट्रेस बट नॉट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक गाइडलाइंस, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इशू है वो आपको लगातार देखने के लिए मिलेगा। तमिलनाडु कंसीडर करता है एलिमेंट सच एज डेफिसिट इनफ्लोज टू कर्नाटका रिवर्स कंपेयर टू द लास्ट 30 years एवरेज फ्लो and rainfall pattern in various Kaveri catchment areas, whereas Karnataka insists that overall distress situation cannot be calculated until the end of January, because यहाँ पर हमें साउथ वेस्ट मानसून अकेला नहीं, नॉर्थ ईस्ट मानसून को भी हमें ध्यान में रखना होगा। वहीं कर्नाटका जो कि एक अपर राइपेरियन स्टेट है, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है मानसून पर फॉर वेरियस नीड, ताकि नीड्स। यहीं पर हमें करेंट सिनेरियो की बात करें और तमिलनाडु की पोजीशन को समझने की कोशिश करें तो तमिलनाडु स्टिल सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बारे में वेट कर रहा है टू रिसीव इट्स ड्यू वाटर कोटा फॉर 1.5 month, ओके, विच इज़ लाइक अगस्त एंड दी होल ऑफ सेप्टेम्बर। ऐसे में अगर हम कावेरी वाटर डिस्प्यूट की बात करें तो ये काफ़ी लंबा डिस्प्यूट है। एक बहुत ही क्विक रिकॉल लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हम इसे मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। बट बिफोर मूविंग इनटू दैट आई वांट कि आप ये 2 इमेज यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें। ओके, दिस इज़ हाउ यू गोना अंडरस्टैंड कि वाई दिस डिस्प्यूट इज़ ऑलवेज देयर बिटवीन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ओके, कावेरी की अगर हम बात करें, जो कि लार्जेस्ट रिवर है इन दी स्टेट, ओरिजिनेट होती है ताल कावेरी से,
जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका। ओके, दूसरे पॉइंट की बात करें, इसी कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द सेक्रेड रिवर इन इंडिया। बेसिकली अगर आप साउथ इंडिया की बात करें, सो जो ओरिजिन है रिवर कावेरी का, ये फेमस पिलग्रिम क्रिएट करता है, टूरिस्ट स्पॉट क्रिएट करता है ब्रह्मगिरी और मैदेकरी कुर्ग के आसपास। वहीं अगर आप कावेरी की बात करेंगे तो कावेरी के साथ आपको बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर हम कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में यहाँ पर बात करें, सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्प्यूट। ये यहाँ पर एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट भी हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर 3 स्टेट्स बेसिकली और एक यूनियन टेरिटरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लाइक कौन कौन आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिलेगा। ये जो डिस्प्यूट है ये रिवॉल्व करता है कि जो वाटर शेयरिंग है उसको किस तरीके से किया जाएगा, क्या कंडीशन होंगी और कौन कितना पानी यहाँ पर इस्तेमाल करेगा। अगर हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यहाँ पर बात करें तो हमें शुरुआत करनी होगी डिस्प्यूट जो कि ओरिजिनेट हुआ था पहली बार 1892 में एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर बिटवीन द प्रेसिडेंटी ऑफ मद्रास एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। वहीं अगर हम 1924 की बात करें, मैसूर और मद्रास यहाँ पर एक एग्रीमेंट पर पहुँचे जिसके हिसाब से 50 साल तक यहाँ पर इस पर्टिकुलर वाटर शेयरिंग इसको माना जाएगा। इट सीज टू बी एनफोर्स्ड इन 1974। Since 1974, what is happening? Karnataka started diverting water into the 4 newly made reservoir without the consent of Tamil Nadu। और यहीं से आप देखेंगे तो पोस्ट इंडिया जो डिस्प्यूट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, विच मीन्स अगर हम बात करें 1972 की, सो यही वो कंडीशन है जब फॉर्मुलेट किया गया था कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ठीक है, 1972 में इस डिस्प्यूट को यहाँ पर सुलझाने के लिए 4 सेक्शन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को यहाँ पर फॉर्म कर दिया गया जून 1990 के अंदर। आफ्टर 17 ईयर्स CWD2 इशू इट्स फाइनल वर्डिक्ट इन February 2007। हमें देखने के लिए मिल जाएगा विच स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ वाटर दैट ईच स्टेट शुड रिसीव ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम इस पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में यहाँ पर बात करें तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि कावेरी बेसिन स्प्रेड करता है 4 स्टेट में और 740 TMC पानी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु जिसके पास आपको 419 TMC देखने के लिए मिल जाएगा, कर्नाटका को 20 TMC, केरला को 30 और पुडुचेरी को 7। फाइनल अवार्ड यहाँ पर रिजर्व कर दिया गया कि इसके हिसाब से ही आपको एक सेटलमेंट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इसके बाद बहुत सारे डिस्प्यूट हमें देखने मिले कर्नाटका और तमिलनाडु में ओवर द शेयरिंग ऑफ कावेरी वाटर। 2018 की बात करें तो फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फाइनल जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स को यहाँ पर जो CWDT ने यहाँ पर 2002 में अवार्ड किया था उसको कुछ मॉडिफिकेशन की। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कावेरी नदी पहले तो एक नेशनल एसेट है, ऐसे में यहाँ पर एक इक्विटेबल वाटर शेयरिंग को यहाँ पर डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट लार्जली अपहेल्ड दैट वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट दैट हैड बीन फाइनलाइज्ड बाय द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। वर्डिक्ट यहाँ पर क्या बोलेगा कि इन्होंने रिड्यूस कर दिया एलोकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु कंपेयर टू CWDT अवार्ड, which I have already told you. Karnataka was allotted how much? 284.75 TMC, which is the 1000 million cubic, while Tamil Nadu received 404.25 TMC. Kerala was allocated 30 and Puducherry was 7. Supreme Court also established that the Kaveri Water Management Authority and the Kaveri Water Regulation Committee to oversee water sharing and implementation. यहीं पर तमिलनाडु ने आर्टिकल 136 की यहाँ पर बात करी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अप्रोच किया कोर्ट को बिकॉज कर्नाटका गवर्नमेंट वाज नॉट अलाउइंग द अवार्ड ऑफ ट्रिब्यूनल। 136 की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट को एक हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन्होंने इसके अंदर पिटीशन डाली। इन्होंने बोला कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है इनको यहाँ पर कोई डिसीजन देना चाहिए।
और इसी के साथ 2021 में अगर हम बात करें, 2021 और 22 में यहाँ पर फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया दैट तमिलनाडु वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ हायर क्वांटिटी ऑफ कावेरी वाटर फ्रॉम कर्नाटका, और इसी के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा दिस पर्टिकुलर इशू टू बी रीसेटल्ड। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, फैसिलिटेटिंग डिग्री विद इन अ डिग्री। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की। इंडिया 1990s तक हमारे पास किसी भी तरीके का नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क नहीं था। NHEQF का जो आइडिया है वो हमें यहाँ पर देखने मिला इन दी 60th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन 2012, और यहाँ पर असाइन किया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अगर हम बात करें, इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया फाइनली नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लेकिन इसके बाद भी यहाँ बहुत सारे कंसर्न अराइज हुए कि मल्टीपल गाइडलाइंस कैसी होंगी, फ्रेमवर्क क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा, क्या हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इनके बारे में मल्टीपल चीज़ें हमें देखने मिली। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो यूजीसी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क सेपरेटली अलॉन्ग विद द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फॉर क्रेडिट रिकॉग्निशन एंड ट्रांसफ़र। ये जो मल्टीप्लिसिटी थी फ्रेमवर्क की, ये यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेट सिचुएशन क्रिएट कर दी अंडरस्टैंडिंग ये दिखाने के लिए कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए क्लॉस कल्चर कॉन्टेक्स्ट में और किस तरीके से इसको डिसाइड किया जाएगा। ऐसे में NHEQF की क्लियर एलिजिबिलिटी कंडीशन पाथवे क्या होने चाहिए, स्टूडेंट को डिफरेंट प्रोग्राम्स लेवल कैसे होने चाहिए, किस तरीके के डिसिप्लिन्स होने चाहिए लाइक एग्रीकल्चर, लॉ, मेडिसिन, फार्मेसी और दूसरी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर फ्रेमवर्क से आपको एब्सेंट देखने मिलेंगी। और इसी के कारण हमें एक ऐसा लिमिटेशन देखने मिल गया कि NHEQF जिसको बनाया गया था एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उसका कोई पर्पस यहाँ पर फुलफिल होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। सो मेजरली मोटा मोटी तौर पर अगर हमें बात करें तो हमें समझना होगा नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, ताकि ये स्टैंडर्डाइज और रेगुलेट कर सके हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इन इंडिया। NHEQF की बात करें तो ये हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से डील करता है, जैसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमास एंड डिग्रीज को यहाँ पर अवार्ड किया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है क्या अचीवमेंट है लर्निंग की, क्या एकेडमिक आउटकम्स हैं, क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस तरीके के ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होने चाहिए, इन सभी के बारे में आपको ये फ्रेमवर्क काम करता हुआ नज़र आएगा। साथ ही अगर हम इस फ्रेमवर्क की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एक नेशनली एक्सेप्टेड एंड इंटरनेशनली कंपेरेबल एंड एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यहाँ पर 4.5 से लेके 8 एजुकेशन कंटिन्यूम को यहाँ पर कैप्चर किया जाता है। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो फ्रेमवर्क डिफाइन करता है बहुत सारी क्वालिफिकेशन लेवल, जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए लोएस्ट लेवल प्रोग्रेशन थ्रू डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर एंड डॉक्टरेट्स लेवल। ईच लेवल करस्पॉन्डेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रेडिट, ईयर ऑफ स्टडी, इन सभी को डिफाइन करने का काम भी NHEQF के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक क्रेडिट सिस्टम भी काम करता है जो कि असाइन करता है क्रेडिट टू पर्टिकुलर कोर्स या मॉड्यूल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक वर्कलोड एंड लर्निंग आउटकम। ये किसी भी स्टूडेंट को इनेबल करता है कि वो इस डेटा को इस क्रेडिट को एक्यूमुलेट कर सके फ्रॉम द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम एंड फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड रिकॉग्निशन। साथ ही इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी नॉलेज होती है, स्किल है, कॉम्पिटेंसीज़ है, इन सभी को यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है। साथ ही किसी भी प्रोग्राम को करने की मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल आप किसी बैचलर डिग्री को कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टडी क्या होगा, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स, या फॉर मास्टर प्रोग्राम 2 इयर्स, या दूसरे मास्टर प्रोग्राम्स के लिए 3 इयर्स भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये भी डिसाइड किया जाता है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के द्वारा। साथ ही अगर हम बात करें तो NHEQF का मुख्य जो उद्देश्य है वो है एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पर बढ़ाना, स्पेशली आफ्टर द ग्रेजुएशन।
ओके, दैट मीन्स एक मोबिलिटी आपको देखने मिले, एक ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर आपको डेवलप करने के लिए मिल जाए। इसके अलग अलग लेवल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइक लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, और सभी के साथ एक अलग तरीके का क्रेडिट स्कोर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टरल डिग्री जिसको लेवल 10 पर रखा गया है, क्रेडिट फॉर कोर्स वर्क यहाँ पर दिए जाते हैं। मास्टर डिग्री जो कम से कम 2 साल की होती है, यहाँ पर 40 क्रेडिट स्कोर दिए गए हैं। अलग अलग डिग्रीज के लिए अलग अलग तरीके के क्रेडिट स्कोर्स यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात कर रहे हैं एक कमेटी जिसको यहाँ पर बनाया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये एग्जामाइन कर सके कि वन नेशन वन पोल की कंडीशन क्या आपको देखने के लिए मिलेगी। लॉ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर आउटलाइन किए हैं 7 टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द कमेटी, इंक्लूडिंग examining whether the constitutional amendment needed for the stimulation election, या किस तरीके के रेक्टिफिकेशन हमें करने होंगे। इसकी वजह से एक सवाल यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि क्या प्रपोजल होगा, किस तरीके से हम बैलेंस ऑफ पावर को यहाँ पर मेंटेन कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले आर्टिकल बात कर रहा है आर्टिकल 368 के बारे में, जो कि गवर्न करता है और प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यहाँ पर 3 प्रोसीजर बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने मिल जाएगी सिंपल मेजॉरिटी, लाइक एक सर्टेन प्रोविज़न है जिसके थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू, सिंपल मेजॉरिटी वोट के थ्रू दोनों हाउस पार्लियामेंट में विदाउट अ स्पेसिफिक क्वेरम यहाँ पर चेंजेस लाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक अमेंडमेंट रिलेटेड टू स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ट्राइबल एरियाज। दूसरा, अगर हम बात करें स्पेशल मेजॉरिटी की, तो जो ज़्यादातर अमेंडमेंट होते हैं इनमें स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, विच मीन्स दे नीड टू बी अप्रूव बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट and voting in each house of the parliament and by majority of the total membership of each house. So ये जो majority है इसमें आपको देखने मिलेगा all stages of amendment process। वहीं यहाँ पर एक और तीसरी चीज़ आपको देखने मिल जाएगी which is the special majority plus state rectification, जो थर्ड कैटेगरी भी कही जाती है फॉर अमेंडमेंट। ये जो थर्ड कैटेगरी है अमेंडमेंट की, ये डिमांड करती है बोथ स्पेशल मेजॉरिटी as well as the special majority in parliament and rectification by at least 1/2 of the state legislature। यहाँ पर टाइम लिमिट होती है फॉर स्टेट रेक्टिफिकेशन इज नॉट स्पेसिफाइड, बट इट मस्ट बी अकर बिफोर द प्रेसिडेंट असेंट टू द अमेंडमेंट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे विच रिक्वायर रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, विच मीन्स आर्टिकल 54 और 55 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चेंजेस इन प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको रेक्टिफिकेशन वाई स्टेट लेजिस्लेचर टू बी अमेंडमेंट एंड मेनली पर्टेन टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर बात करें एग्जीक्यूटिव पावर की, जो आर्टिकल 73 और 162 की बात कर रहा है, विच मीन्स यहाँ पर जितनी भी चेंजेस हैं जो कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को आपके देखने मिलेंगे, उनमें भी आपको इस तरीके की मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। तीसरी, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124, 147 एंड 214 और 231 की भी हमें यहाँ पर बात करनी होगी, विच मीन्स जुडिशरी। जितने भी चेंजेस हैं रिलेटेड टू जुडिशरी ऑफ यूनियन एंड हाई कोर्ट, उसके लिए भी यहाँ आवश्यकता होगी। साथ ही आर्टिकल 245 एंड 255 जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं बिटवीन दी यूनियन एंड स्टेट। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम बात करें 7th शेड्यूल की, तो 7th शेड्यूल में भी आपकी बात की जा रही है अमेंडमेंट जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल, जहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर देखने मिलेगा आपको बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अलॉन्ग विद दैट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट विच इज़ आर्टिकल 82, जिसको भी यहाँ पर ऑल्टर करने की आवश्यकता होगी। साथ ही आर्टिकल 368 स्वयं जो कि अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 368 जो कि गवर्न करता है अमेंडमेंट प्रोसेस को। ओके,
क्या कोई एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिल सकता है इस तरीके के रेक्टिफिकेशन का? तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 99th अमेंडमेंट एक्ट है 2014, जिसके तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी को बनाया गया था, इट वाज रेटिफाइड बाय द 16 स्टेट लेजिस्लेचर, बट बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया। इसी के अलावा अगर आप बात करेंगे, सो जीएसटी, द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसको यहाँ पर रेटिफाई कर दिया गया था मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इन्होंने एक्सप्रेस किया था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द स्टेट रेटिफिकेशन इन द अमेंडमेंट प्रोसेस, ताकि बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बिना स्टेट के इनपुट के होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर स्टेट का जो रोल है, स्टेट की जो मेजॉरिटी है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। एक अनरिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी की भी बात की जा रही है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात भी यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट करी है। ऐसे में अगर हम बात करें तो स्ट्राइकिंग डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर लैक ऑफ रेक्टिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन केस हमें यहाँ पर समझना होगा। इन दिस पर्टिकुलर केस किहोत्सो होलान्हो वर्सेस जासुलू, इन दिस केस व्हाट हैपन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको यहाँ पर चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि जो वैलिडिटी है 10th शेड्यूल, बट इन्होंने मान लिया कि भाई वैलिड है 10th शेड्यूल, बट डिक्लेयर कर दिया पैराग्राफ 7 ऑफ द शेड्यूल इनवैलिड बिकॉज यहाँ पर रेक्टिफिकेशन मौजूद नहीं है बाय हाफ ऑफ द स्टेट। कोर्ट ने यहाँ पर इन्वोक करी डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी, जिसके अंदर जो पैराग्राफ 7 है उसको यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर शेड्यूल। इसी के अलावा हमें एक और केस देखने मिलेगा विच इज़ द कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह का केस। अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन करा था प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, जिसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू डील विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि ये जो अमेंडमेंट है यहाँ पर स्टेट रेक्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पर मिसिंग है, जो क्योंकि ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है ये एक्सक्लूसिवली स्टेट का ही सब्जेक्ट है। ऐसे में जो मेजॉरिटी जजमेंट है जिन्हें पार्ट 9B के अंदर बनाया गया था ऑपरेटिवली ओनली कंसर्निंग विद द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन जो माइनॉरिटी जजमेंट है उनको यहाँ पर इनवैलिड साबित कर दिया गया। ऐसे में अगर हम बात करें जो टाइमलाइन है रेक्टिफिकेशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके से कोई टाइमलाइन नहीं दिखा रहा है कि कोई लिमिट यहाँ पर दी जा रही है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो रेटिफाई कर सके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, बल्कि अगर हम यूएस की बात करें तो एक रीजनेबल टाइम पीरियड यहाँ पर दिया जाता है फॉर द रेक्टिफिकेशन, बट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ रीजनेबल टाइम इज पॉलिटिकल क्वेश्चन एंड डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर विच लेटर नीड्स टू बी डिस्कस। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आपको देखने मिलेगा आर्टिकल 172। ठीक है, अगर हम बात करें जो आर्टिकल 172 है विच गवर्न्स द टेन्योर ऑफ द state legislature assembly would be necessary for stimulation election, but many infringe on the federal structure especially in the state ruled by opposition party। यहाँ पर अगर हमें अमेंडमेंट करना हो 172 तो बहुत सारे एग्जिस्टिंग जो स्टेट असेंबलीज हैं उन्हें डिसोल्यूट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो फेडरल ऑटोनॉमी है वो आपको हैम्पर होती हुई नज़र आएगी। इसी के अलावा जो स्टेट रूल्ड अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पर वॉलेंटरली रिकमेंड करेंगी कि यस डिसोल्यूट, जिसकी वजह से यूनियन गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस को सारी स्टेट में लगाना, उसको एक सिंक्रोनाइज करना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोल देखने के लिए मिल सकता है। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। वक्त हो चला है आज के महत्वपूर्ण
मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने का। तो ये रहे आज के 2 सवाल। आपको इन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखना है। जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड दीज आंसर ऑन आवर पेज which is the rausacademy.in. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.